Macaphiaja world. हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज से देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड पर एक बहुत फिक्स क्वेश्चन बनता है। आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाएगा लाइक बेंजोइक एसिड, और उसके ऑर्थो पैरा पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप लगे होंगे, तो वो उनकी प्रेजेंस में उसके एसिडिक करेक्टर का आपको ऑर्डर बनाने को आता है। इस चीज की स्टडी आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी कर रखी है, तो वो चीज मैं वापस से यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ क्या चीज बता रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ कुछ वो प्रॉपर्टीज आपको मैं बताऊंगा जिन प्रॉपर्टीज को आपको जीओसी से डिफरेंट है। पहला, इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इनका कैसा रहता है? दे कैन शो हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दे कैन शो हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जब वो एक्वस सोल्यूशन में रहता है? लाइक दिस। आप देख सकते हो ये H इस O के साथ और ये O इस H के साथ। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट रहते हैं, इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। ठीक है, दूसरा आता है, सेकंड पॉइंट है सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, solubility of carboxylic acid depends on the acidic nature of carboxylic acid। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज्यादा वाटर soluble होगा, एसिडिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, तो अगर आप एसिडिक नेचर कंपेयर कर सकते हैं तो यू कैन कंपेयर solubility ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड थिंग होता है एसिडिक नेचर। ठीक है, तो एसिडिक नेचर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं एक दो आपको डेमो दिखा देता हूँ सो दैट आप समझ पाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट पर बेस्ड आता है लाइक CH3 COH H COH CH3 CH2 COH। इस तरह से आपको अलग अलग एसिड दिए जाते हैं, आपको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाना होता है। या फिर ऐसा आता है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के एक बार ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा दिया जाएगा, फिर उसके पैरा पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा दिया जाएगा, और कोई ग्रुप उसके मेटा पोजीशन पर प्लेस कर दिया जाएगा। अब वो ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मैं अब बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। ये मैंने आपको एग्जांपल शो किए हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि कैसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इनमें से सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वही सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। अब एसिडिक नेचर आप कैसे कंपेयर करेंगे? अब जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एसिडिक नेचर कंपेयर होता है विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जितना ज्यादा इंडक्ट पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतना लेस एसिडिक हो जाएगा। तो ये वाला सबसे लीस्ट है और ये वाला मोस्ट है। और इन तीनों में कैसे कंपेयर होते हैं? OH क्या है? प्लस एम इफेक्ट ग्रुप। प्लस एम इफेक्ट ग्रुप जनरली क्या करता है? इट डिक्रीजेस एसिडिक करेक्टर। तो जब ये पैरा पोजीशन पर होता है तब ये अपना प्लस एम इफेक्ट देता है, जब ये मेटा पोजीशन पे होता है तो ये अपना माइनस आई इफेक्ट देता है, और जब ये ऑर्थो पोजीशन पर होता है तो ये यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं देगा एक्सेप्ट ऑर्थो इफेक्ट। तो ये ऑर्थो इफेक्ट देने की वजह से ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर इसको मिलता है और थर्ड नंबर इसको मिलता है। तो ये सारा आपको जीओसी से प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको जीओसी के नोट्स रिवीजन करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए जहां पर इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। ठीक है,
चलिए, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग इसके बाद स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी देखिए रिएक्शंस को अगर आप समझना चाहते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए कितनी रिएक्शन दे सकता है। पहले मैं आपको एक पूरा प्रॉपरली दिखा देता हूँ कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने तरह की रिएक्शंस होने की पॉसिबिलिटी होती है। आर सी एच एच, हाँ देखिए इसमें कितने तरह की रिएक्शन हो सकती है। इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे कि सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा O और H, इसको मैंने ए बॉन्ड बोला, तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो इसका H प्लस रिलीज करता है, मतलब ये एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, बी बॉन्ड, इसका बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तीसरी तरह की रिएक्शन इसमें पॉसिबल है ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, जब ये बॉन्ड टूटता है तो पूरा पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है। एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी है ये अल्फा कार्बन जो है ये COH के रिस्पेक्ट में, इसको मैं डी बॉन्ड बोल रहा हूँ, ये डी वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता है। तो ये 4 टाइप्स की बेसिकली रिएक्शंस को शो करता है। क्लियर है सभी को? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई डाउट? बोलिए। नो सर। चलिए, तो एक एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे पिक करेंगे और वन बाय वन उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी एसिडिक करेक्टर, वो रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर की वजह से हो रही है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अगर हमें इसकी एसिडिक नेचर की रिएक्शन देखनी है तो सिंपली हमें क्या रिएक्शन करानी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम कौन सी रिएक्शन कराएंगे, न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम लोग एसिड को किससे रिएक्ट कराते हैं, किसी भी बेस के साथ। अब बेस के लिए आप यहाँ पर डिफरेंट चीजें ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है सोडियम मेटल। आप लोग मुझे इसका प्रोडक्ट लिख के दिखाइए, ये सब आपको आना चाहिए। हम लोग बेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी लेंगे। मेटल का हाइड्राइड ले लिया हमने, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लिया, ठीक है। वीक बेस हमने ले लिया है Na2CO3, उससे भी वीक बेस ले लिया हमने NaHCO3। तो इन सब की रिएक्शंस जरा आप कराइए और करा के मुझे प्रोडक्ट बताइए। बोलिए सभी लोग। अभी मैं पूछूंगा किसी एक से रैंडमली, उसी से ही मैं सारे प्रोडक्ट पूछूंगा। कंप्लीट करिए इसके जरा। रुचित, रुचित, हाँ सर। हाँ माइक ऑन करो। अभी बताओ मुझे फर्स्ट वाले का क्या आंसर आएगा। सर RCOONA+H2। परफेक्ट। जब भी कोई भी मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। परफेक्ट, गुड। सेकेंड वाला बताओ क्या बनेगा। सर सेकंड वाले में कंफ्यूज हो रहा हूँ, उसके आगे का क्या। सेकेंड वाले में भी सेम प्रोडक्ट ही बनता है, सेकेंड में भी सेम प्रोडक्ट बनता है। ये मेटल जो है यहाँ जाएगा और यहाँ से H और ये H कंबाइन होके H2 बनाएंगे। थर्ड वाला बताओ। थर्ड का हम्म, RCOONA++H2O। परफेक्ट, ये तो प्योर न्यूट्रलाइजेशन है। ठीक है, लास्ट के 2 वाले बताओ, बोल डालो पूरे एक साथ। RCOONA++H2O+CO2। और उसके बाद वाला RCOONA+H2O+CO2, सेम है दोनों का। करेक्ट। अब ये जो मैंने लास्ट में 2 रिएक्शन लिखी है, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इनमें, ये दोनों रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन में खास बात ये है कि इन दोनों रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये टेस्ट कैसे कंफर्म होता है,
जब भी कोई भी कंपाउंड अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप उसमें सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, इट विल क्रिएट ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब बहुत गैस बाहर आती है तो वो बहुत तेजी से फिज का साउंड क्रिएट करती है, लाइक दैट। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो इस ब्रिस्क एफरवेसेंस से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट था। तो अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डाला है और वहां पर ब्रिस्क एफरवेसेंस होता है, तो इट प्रेजेंट्स इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस पर्पज से आप इस रिएक्शन को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने इसके एसिडिक नेचर को शो कर लिया। अब हम लोग इसके अल्कोहलिक नेचर को शो करेंगे, मतलब वो रिएक्शन जो बी बॉन्ड के टूटने से होंगी। अभी हमने ये वो रिएक्शन दिखाई जो ए बॉन्ड के टूटने से हो रही थी, अब हम वो रिएक्शन लेंगे जहां पर बी बॉन्ड टूटेगा। तो उस रिएक्शन में हम लोगों ने सबसे पहला नाम लिया है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी हम बी बॉन्ड तोड़ते हैं ना, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके पास लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप किसके साथ एस्टरिफिकेशन करना है, तो हम लोग इसको किससे साथ रिएक्ट कराएंगे? अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे। और अल्कोहल का इसका एस्टरिफिकेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? एसिड की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो एसिड की प्रेजेंस में ये कैसे रिएक्ट करता है? इसका एसिड का OH ग्रुप और अल्कोहल का H ग्रुप, ये कंबाइन होके क्या बनाता है? वाटर बनाता है। और ये OR1 इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा और आपको प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा RCOOR1। इस तरह से आपको एस्टर प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हम लोगों ने कई बार अल्कोहल में भी पढ़ लिया है। अभी अभी जाके एस्टर की प्रिपरेशन मेथड में भी हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक हो गई। ये सब बी बॉन्ड के टूटने वाली रिएक्शन है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, किसका? OH ग्रुप का। इसके बाद है रिएक्शन बाई, यहाँ पे बाई नहीं लिखते, प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। यहाँ पर एस्टरिफिकेशन किया यानी एस्टर बनाया, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड को देखिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आप इसके लिए यहाँ पर, आपसे ही मैं इसका क्वेश्चन पूछूंगा। हमें यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पर ये OH को सब्स्टिट्यूट करना है और उसकी जगह पर क्या लगाना है? Cl। तो आप मुझे बताइए व्हाट आर द पॉसिबल रिएजेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल रिएजेंट्स फॉर दिस कन्वर्जन। आप लोग बताओ, प्रथमेश बताओ, मुझे आंसर करो। क्या क्या ऐसे रिएजेंट है जो OH को सब्स्टिट्यूट करके Cl लगा सकते हैं? प्रथमेश, आंसर। प्रथमेश। सर सर HCl। HCl is one reagent, not only reagent. I want all possible reagents. हमें यहाँ पर ये सारे रिएजेंट आने चाहिए। और सर SOCl2। ठीक है, SOCl2 is best reagent। और अरे अभी तुम कल भी पढ़ रहे थे P ब्लॉक में PCl3,
PCl5, हाँ सर PCl5, ल्यूकस रिएजेंट, ये सारे रिएजेंट ऐसे हैं। NaCl, इनमें से कोई भी लोगे, दे ऑल विल रिप्लेस OH ग्रुप बाई Cl। चलिए इसके बाद आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। देखिए हमें एसिड का एनहाइड्राइड बनाना है, मतलब एसिड को डिहाइड्रेट करना है। तो कोई ऐसा रिएजेंट लेना है जो एसिड से रिएक्ट ना करे, लेकिन उसमें से सारा ऑल पॉसिबल मॉइस्चर को वहां से एलिमिनेट कर दे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर कितने मोल कंज्यूम करेंगे? 2 मोल। और ये हम लोग यहाँ पर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए आप एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज कर सकते थे। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इज बेस्ट रिएजेंट। और फिर हम इसको थोड़ा सा हीट भी करते हैं। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो एक एसिड के ग्रुप से H और दूसरे वाले ग्रुप से OH एलिमिनेट होगा, और यहाँ से वाटर आपका निकल जाएगा। वाटर निकलने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? RCOOCOR। ठीक है, समझा? तो अगर हमने एक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है तो आपको इस तरह का एनहाइड्राइड मिलेगा। अगर हमने एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि CH2 COOH, CH2 COOH, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप डिहाइड्रेट करते हैं तो इसमें हमें 2 मॉलिक्यूल नहीं लेने होते, इसमें हमें एक ही मॉलिक्यूल लेना होता है। और इसको अगर आप डिहाइड्रेट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल का H और दूसरे का OH वाटर बन के निकलेगा। एक COH का H, दूसरे COH का OH, और बाकी का जो पार्ट है वो ज्वाइन हो जाएगा। अब आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, बॉन्ड जहां से टूटता है वहीं से बनता है। तो यहाँ पर बॉन्ड कहाँ से टूटा है? ऑक्सीजन से। यहाँ पे बॉन्ड कहाँ से टूटा है? कार्बन से। तो नया बॉन्ड कहाँ बनेगा? नया बॉन्ड आपका इधर, ये CO ऑलरेडी है, इधर ऑक्सीजन है, और इधर से ये CO है। तो नया बॉन्ड इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बनेगा। यहाँ से एक बॉन्ड टूटा था और यहाँ से टूटा, तो नया बॉन्ड वहीं बनता है जहां से ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इस तरह से आपको साइक्लिक एनाइड्राइड मिल जाएगा। तो अगर आपने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है तो यू विल गेट साइक्लिक एनाइड्राइड, और अगर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है तो आपको एक सिंपल एनहाइड्राइड मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, किसी के पास कोई डाउट है इसमें पूछो, कहीं पर कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। एनीथिंग? नो डाउट? ठीक है, फिर आता है इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एसिड एमाइड। हाँ बोलो। सर अगर एक ग्रुप में 2 कार्बोक्सिलिक है और उसको एक और कार्बोक्सिलिक से रिएक्ट किया तो साइक्लिक बनेगा या ऊपर वाला? देखिए एनहाइड्राइड अगर आप बनाते हैं ना, तो एनहाइड्राइड बनाने के लिए उसकी सबसे पहली चॉइस होती है कि वो 2 नियरेस्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप से वाटर निकालेगा। तो अगर आपने एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है तो वो मेजर बनाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साइक्लिक एनहाइड्राइड विद इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन पहले होगी एज कंपेयर टू द इंटरमोलिकुलर। ठीक है, समझा। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड एमाइड। देखिए एसिड एमाइड कैसे बनाया जाता है। एसिड एमाइड अगर आपको बनाना है तो आपको यहाँ पर एसिड को रिएक्ट कराना पड़ेगा अमोनिया के साथ। एसिड को आप अमोनिया के साथ, तो इनिशियली जब इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये पहले क्या करता है, यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट बना देता है। पहले यहाँ पर ये, क्योंकि ये एक एसिड है और ये एक बेस है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो ये यहाँ पर इस तरह से अमोनियम सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, और फिर जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं ना
तब जाकर ये इस NH4 में से 2 हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन यहां से एलिमिनेट होता है और आपको प्रोडक्ट ऐसा दिखाई पड़ता है RCONH2। ठीक है, तो अगर आपने प्योर अमोनिया से रिएक्ट कराया तो एसिड बेस रिएक्शन होके यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट बनेगा, लेकिन जब उसको आप हीट करेंगे तो आपको एमाइड बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एसिड से एमाइड डायरेक्ट बने तो आप यहीं पर उसको स्ट्रांगली हीट कर दीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पर एसिड के डेरिवेटिव्स बनाते हैं। और यहाँ पर हम कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे। चलिए, आपको हर रिएक्शन में आगे भी जाके कुछ ऐसी भी मिलेंगी। जो आपने पीछे भी देख लिया है, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी वाली भी कुछ रिएक्शन देखोगे, कुछ आपकी सब्स्टिट्यूशन वाली मिलेंगी, तो मिक्स रिएक्शन आपको आगे जाके मिलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस, तो रिडक्शन रिएक्शंस आपके पास बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जिनको आप रिडक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं, बट आउट ऑफ ऑल दोज रिड्यूसिंग एजेंट कुछ आपके डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ये रेड फॉस्फोरस HI। आपको अगर याद हो रेड फॉस्फोरस और HI के बारे में खास बात क्या होती है, इट इज द मोस्ट डिजास्टरस रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे पास अभी तक जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं उन सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, जितने भी कंपाउंड में पोलर बॉन्ड दिख रहे हैं उन सबको रिड्यूस कर देगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपके सामने है तो बताइए यहाँ पर कितने पोलर बॉन्ड है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पे कितने पोलर बॉन्ड दिख रहे हैं, आपको ये सब पहचानना आना चाहिए। पोलर बॉन्ड क्या होता है, जो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बना है। तो हियर कार्बन ऑक्सीजन इज पोलर and this carbon oxygen is polar, so it will break completely this bond and this bond। और आपको याद होगा रिडक्शन के बाद हम लोग क्या करते थे, जितने बॉन्ड तोड़ते हैं दोनों साइड हम उतने ही हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। तो इधर से 2 हाइड्रोजन आएगा इस कार्बन को, इधर से 1 हाइड्रोजन आएगा, और आपको रिजल्ट में यहाँ पे प्रोडक्ट क्या दिखेगा, RCH3। ठीक है, यहां से आपको क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, एल्केन मिलेगा हमेशा। ये पहला रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा, फिर कुछ आपके ऐसे हैं जो कंपैरेटिवली माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कंपाउंड में पोलर बॉन्ड को कंप्लीटली रिड्यूस नहीं करते। तो कैसे कितना रिड्यूस करेंगे वो चीज हमें जानना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिडक्शन बाई LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, BH3THF, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और वी कैन यूज सोडियम अल्कोहल बाउवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन, या फिर हम यूज कर सकते थे मेटल प्लस एसिड, एनी वन ऑफ द रिएजेंट, इनमें से कोई भी आप यूज करिए। तो इनमें से अगर आपने कोई भी रिएजेंट यूज किया है तो ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में देखिए कौन से बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, करेगा तो पोलर बॉन्ड को ही। ठीक है, करना तो इसको पोलर बॉन्ड का ही रिडक्शन है, बट करेगा कौन सा ये चीज आपको देखना है। देखिए जब यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना तो ये सिर्फ पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड को पूरी तरह से रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि RC, इसको एक, जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा एक H मिलेगा तो ये OH बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा तो ये बन जाएगा RCH2OH। ठीक है, तो इस तरह से रिडक्शन रिएक्शंस आपकी होंगी। क्लियर ये चीज।
हाँ यस सर। इसके बाद रिडक्शन रिएक्शंस तो हो गई। अब नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सर रिएक्शन है, क्या हुआ? सर निकेल और हाइड्रोजन। हाँ, निकेल हाइड्रोजन भी आप यहाँ पर ले सकते, कोई भी। मैंने तो अभी निकेल हाइड्रोजन भी आप डाल दीजिए, ठीक है। सर पर निकेल हाइड्रोजन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस करता है ना? हाँ वो तो नहीं, निकेल हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। निकेल हाइड्रोजन कैन रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन नहीं। ठीक है। सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो उसका सिर्फ एक बॉन्ड क्यों टूटा ऑक्सीजन? ये किसी भी दो एटम के बीच में एक ही बॉन्ड तोड़ेगा। अब वो चाहे अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो सिर्फ एक पाई बॉन्ड तोड़ेगा, अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी एक ही पाई बॉन्ड तोड़ता, और यहाँ पर भी सॉरी, जितने पाई बॉन्ड होंगे सिर्फ वो टूटेगा अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो। पाई बॉन्ड ही मोस्ट पोलर बॉन्ड होता है, और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो फिर वहां पर उसको वो कंप्लीटली ब्रेक करता है। बट अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो इट विल रिड्यूस ओनली पाई बॉन्ड। यस सर। चलिए, रिएक्शन विद डाईएजोमीथेन CH2N2, डाईएजोमीथेन। तो डाईएजोमीथेन के साथ जब एसिड रिएक्शन करता है तो ये इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। डाईएजोमीथेन CH2N2, तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट बनाता है RCO, यहाँ पर CH3, यानी ये क्या बना दिया इसने, एस्टर प्रोडक्ट बना देता है। सेम रिएक्शन आपका अल्कोहल के साथ भी हुई थी, याद होगा आपको। ROH को अगर इससे रिएक्ट करते तो ROCH3 बन जाता था। ये वही रिएक्शन है। तो इन प्लेस ऑफ CH2N2 यू कैन यूज CH2I2 डाईमिथाइल सल्फेट। तो ये सारे रिएजेंट बिल्कुल वही काम करेंगे जो आपके लिए यहाँ पे CH2N2 कर रहा है। इसके बाद अब हम लोग वो रिएक्शन देखने जा रहे हैं जिसमें कि पूरा पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही गायब हो जाता है, ठीक है। तो उनमें सबसे पहला नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। ये रिएक्शन आपने हाइड्रोकार्बन में बहुत यूज किया है, कन्वर्जन में तो कई बार आपके सामने आता है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो डी कार्बोक्सिलेशन का रिएजेंट कोई मुझे बताए, तनय तुम ही बताओ, व्हाट इज द रिएजेंट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन? सर अल्कोहलिक। नो, किसको याद है? काव्य आप बताओ। सो सर कैल्शियम। NaOH and CaO। हाँ, सोडा लाइम बोलते हैं उसको। हम लोग यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उसका सोडियम सॉल्ट लेते हैं और इसको ट्रीट कराते हैं NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर इसको हीट करते हैं। ये दोनों के पेयर को बोला जाता है सोडा लाइम। सोडा दिस एंड लाइम इज दिस, सोडा लाइम। और यहाँ पर क्या होता है, ये Na2CO3 रिलीज करता है और साथ में एल्केन बनाता है। तो आपने लेटेस्ट सपोज यहाँ पर RCOH लिया है तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा RH। अगर आपने CH3COH लिया होता तो CH4 बनता, C2H5 लेते तो C2H6 बनता, बेंजीन लेते तो बेंजीन प्रोडक्ट बन जाता। तो इस मेथड से हम लोग एल्केन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, एल्केन्स बना सकते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। दिस इज योर डी कार्बोक्सिलेशन। तो इस रिएक्शन में ये पूरा पूरा ये जो R वाला कार्बन है और जो COH का कार्बन है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटा है, इसको C बोला था हमने। चल, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन इज श्मिट रिएक्शन।
श्मिट रिएक्शन, हमने ये एल्डिहाइड कीटोन में भी श्मिट रिएक्शन देखी हुई है। इसका रिएजेंट अगर आपको याद हो, श्मिट रिएक्शन का क्या रिएजेंट था? हाइड्रोजोइक एसिड HN3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, HN3 हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और इसको जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये पूरा पूरा COH ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट होता है और यहाँ पर NH2 लग जाता है, 1 डिग्री एमीन बनता है। ठीक है, और साथ में नाइट्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें पूरा पूरा COH ग्रुप एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग वो रिएक्शन देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसकी वजह से रिएक्शन होगी। और अब मैं जो रिएक्शन बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल ब्रांड न्यू रिएक्शन है, बोर्ड के पेपर में आती ही आती है और JEE में, नीट में, हर जगह आने का पूरा स्कोप है। ये इस चैप्टर की बिल्कुल यूनिक रिएक्शन है, आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है। द नेम ऑफ रिएक्शन इज HVZ रिएक्शन। ये HVZ 3 साइंटिस्ट का नेम है। H stands for Hell, V stands for Volhard और Z stands for Jelinski। हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है वो आप कहीं पर लिख लीजिए। कंडीशंस रिएक्शन में, रिएजेंट, ये सब आपको बहुत अच्छे से रटने होंगे। प्रेजेंस ऑफ वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। आपको क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो अल्फा हाइड्रोजन के साथ में कि ऐसा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो ये रिएक्शन दे सकता है। और इसका रिएजेंट क्या होता है? इसका रिएजेंट है रेड फॉस्फोरस प्लस X2 वेयर X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन। चलिए अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे बनाता है। देखिए मैंने जैसे यहाँ पर एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है जिसके अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू COH, इसके पास मिनिमम 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 3 है, तो हमारे लिए तो बहुत सुटेबल कंडीशन है। इसको हमने रिएक्ट कराया, किसी भी X2 आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने लेटेस्ट सपोज ब्रोमीन ले लिया है और इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस हमने रिएक्शन कराया। तो ये क्या करता है? अल्फा हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पर ब्रोमीन लगा देगा और COH ग्रुप को टच भी नहीं करता। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन आती है आपके एग्जाम में। नोट डाउन। नेक्स्ट, ये रिएक्शन आपके सिलेबस में, JEE के सिलेबस में एडवांस में आती है बट मेंस में और बोर्ड्स में नहीं है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन आपके सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। इसकी भी कुछ कंडीशन है, पहले तो वो लिख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, प्रेजेंस ऑफ 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये चाहिए होता है इसके लिए। तो यहाँ पर आपने CH3COH लिया और इसको आपने सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ में हीट किया, तो यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन की जगह पर ये क्या लगा देगा? डबल बॉन्ड O। ठीक है, और बाकी COH जो है वो अपनी जगह वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। तो प्रोडक्ट आपको क्या बनेगा? अल्फा कीटो एसिड बनता है आपको प्रोडक्ट यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारी सारी रिएक्शंस हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये हमारी सारी कैसी रिएक्शंस हो गई हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को देखेंगे तो
एरोमेटिक के बारे में मैं सिर्फ यहाँ पर इतना बताऊंगा कि अगर आपने एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक बेंजोइक एसिड लिया हुआ है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो होता है, इसमें ये जो ग्रुप है ये -m इफेक्ट शो करता है, और -m इफेक्ट शो करने की वजह से ये एक मेटा डायरेक्टर होता है, मेटा डायरेक्टर एंड डीएक्टिवेटर। ये क्या है? मेटा डायरेक्टर एंड डीएक्टिवेटर। मतलब ये इस COH के रिस्पेक्ट में जो ये पोजीशन है ना, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। आइदर दिस और दिस, ये दोनों मेटा पोजीशन है। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कराएगा अगर हमने रिंग सब्स्टिट्यूशन कराया इसका, ठीक है। और लेकिन ये डीएक्टिवेटर होता है, इसका मतलब जो इसकी सब्स्टिट्यूशन करने की टेंडेंसी है वो बहुत कम होती है। तो आपको याद होगा, अगर मैं इसका क्लोरीनेशन कर दूं तो यहाँ पर मेटा पोजीशन पे Cl लग जाएगा। अगर मैं इसका सल्फोनेशन कर दूं तो मेटा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप लग जाएगा। अगर मैं इसका यहाँ पे नाइट्रेशन कर दूं तो मेटा पोजीशन पर NO2 लग जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions will take place at मेटा पोजीशन। तो मैं यहाँ पर अब रिएक्शंस नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ मैंने क्या बताया कि ये मेटा पोजीशन पे रिएक्शंस कराएगा। किसी के पास कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है इस बारे में, तो पहले वो पूछ लीजिए आप। कुछ भी। तो सर वो कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर सकता है सिर्फ हाइड्रोजन? रिंग सब्स्टिट्यूशन किसका होता है? हाइड्रोजन का ही होता है ना। कौन से हाइड्रोजन का? जो बेंजीन रिंग में लगा होता है। और कौन सी पोजीशन पे लगा होगा? मेटा पोजीशन पे। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर रिंग के बाहर किसी ग्रुप पे रिएक्शन हो गई तो फिर वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। नहीं सर, मतलब मैं कह रहा हूँ मेटा पर अगर कोई और ग्रुप लगा होगा तो उस तो ग्रुप उस को पे रिएक्शन सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। अगर मेटा पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब मेटा पोजीशन इज ब्लॉक्ड, यानी वो मेटा पोजीशन रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगर दोनों मेटा पोजीशन आप ब्लॉक कर दीजिए तो देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है सर, समझा। चलिए, तो अब यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम लोग एसिड डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो व्हाट आर द पॉसिबल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? एक तो होता है आपका एसिड का क्लोराइड, एक होता है आपका एसिड का एनहाइड्राइड, एक होता है एस्टर, एक होता है एसिड का एमाइड। तो ये चार इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अगर मैं इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखूंगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब ये किस ऑर्डर में रिएक्ट करते हैं, तो इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एसिड क्लोराइड, उसके बाद एनहाइड्राइड, फिर सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, इट इज एस्टर। हाँ, तो फिर ये यहाँ पर एस्टर, फिर उसके बाद एमाइड। ये इनका रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। और इन दोनों में सबसे खास बात, ये जो फर्स्ट टू है, हर वो रिएक्शन जो ये देगा वो ये भी देता है। आपको याद होगा मैंने आपको जब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बताया है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का रिएजेंट क्या होता है? एसिड का क्लोराइड और एसिड का एनहाइड्राइड।
या फिर हम लोग एस्ट्रिफिकेशन करते थे अदर देन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आइदर एसिड क्लोराइड या फिर एनाइड्राइड। बस वहां पर क्या बदलना पड़ता है, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन बेस वो रिएक्शन होती थी। तो जितनी भी रिएक्शंस है मोस्टली वो सब एसिड क्लोराइड और एसिड एनाइड्राइड सिमिलर रिएक्शन शो करते हैं। चलिए तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिया एसिड क्लोराइड। देखिए इनके प्रिपरेशन मेथड आपको मैं नहीं करा रहा, क्यों नहीं करा रहा हूं, क्योंकि इनके प्रिपरेशन मेथड ही तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी में देखा था। ये सब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। इसका मतलब इनको कहाँ से प्रिपेयर किया जाएगा, बाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने अभी कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में इन सारे डेरिवेटिव्स का प्रिपरेशन पीछे कंप्लीट कर लिया है। तो हमें फर्दर वापस वही सेम रिएक्शंस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो अब सबसे पहली हेडिंग लेते हैं एसिड का क्लोराइड। हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। एसिड क्लोराइड मोस्टली आप सब रिएक्शन जानते हैं, बस मैं आपको याद दिला रहा हूं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, आपको याद होगा कि अगर आप बेंजीन को या कोई भी बेंजीन का डेरिवेटिव है उसको अगर आप एसिड के क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3, तो ये यहाँ पर एसाइल ग्रुप जो होता है, एसाइल ग्रुप क्या है, COCH3। COCH3 एज अ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर देगा। तो ये इसकी फर्स्ट रिएक्शन है, आपने ये काफी बार पहले पीछे पढ़ा हुआ है। इसके अलावा इसकी और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी होती है, जैसे कि एसाइलेशन रिएक्शन। ये तो फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन था। फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन बेंजीन रिंग में होता है, ठीक है। और एसाइलेशन जो होता है, एसाइलेशन रिएक्शंस हमेशा बेंजीन रिंग में नहीं, किसी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर होती है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लेट्स सपोज ऐसा लिया हुआ है, अलग अलग के साथ में ये अलग अलग एसाइलेशन करता है। अगर मैंने यहाँ पे फिनॉल ले लिया और फिनॉल को मैं एसिड क्लोराइड CH3COCl के साथ रिएक्ट कराऊं, तो देखो ये अल्कोहल है और ये एक एसिड है। बस ये ध्यान रखना कि ये रिएक्शन पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में होगी। तो ये Cl और ये HCl बना देगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाएगा, नोट कर लीजिए इसको। हेलो, वेगा बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे, नहीं फर्स्ट फ्लोर वहां पे लियोनार्डो में नहीं जाना था आपको, वेगा बिल्डिंग में जाना है। वेगा बिल्डिंग लियोनार्डो से आगे वाली बिल्डिंग है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वेगा केमिस्ट है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे राइट साइड पे शॉप नंबर 5। चलिए, एसाइलेशन खाली फिनॉल ही नहीं करता, और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो एसाइलेशन कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने एक रिएक्शन लिखी थी एस्प्रिन बनाने वाली, याद आया। एस्प्रिन हम लोग यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड लेते थे और सैलिसिलिक एसिड को इसके साथ रिएक्ट करा दिया जाएगा CH3COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन बेस, तो ये इस अल्कोहल ग्रुप के ऊपर एसाइलेशन कर देगा, जिसको और जो प्रोडक्ट बनता है उसको ही तो आप एस्प्रिन बोलते थे, याद आया ना। हाँ सर। इसके अलावा आपके पास रिएक्शंस है यहाँ पर बेंजीन रिंग पे NH2 एमीन। अभी हमने एमीन चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो वहां पर ये रिएक्शन हम लोग फिर से पढ़ेंगे। एमीन की का भी एसाइलेशन अगर किया जाता है तो ये एसिड बेस रिएक्शन करता है, क्योंकि एमीन एक बेस है और ये सब क्या है, एक एसिड है।
तो ये इसके यहाँ पर बेसिक ग्रुप जो है NH2 इस पे सब्स्टिट्यूशन करता है, इसके ऊपर एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पर करेगा और आपको प्रोडक्ट बनाता है NHCOCH3 और द नेम ऑफ कंपाउंड इज एसिटानिलाइड। द नेम ऑफ कंपाउंड इज एसिटानिलाइड। तो ये आपकी तीनों रिएक्शंस आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये रिएक्शन मतलब आप मान के चलिए कि आपको इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन एग्जाम में देखने को मिल सकती है, तो इसलिए अच्छे से इनको एक बार दिमाग में रखिए अपने। ठीक है। अच्छा, और ये एसिड क्लोराइड जो है ना ये मोस्ट रिएक्टिव है। अगर ये मोस्ट रिएक्टिव है तो ये जिस ऑर्डर में दिया है ना, यानी अगर हम एसिड क्लोराइड लेते हैं तो हम एसिड क्लोराइड से रिमेनिंग डेरिवेटिव्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम एनाइड्राइड लेंगे तो इससे हम लोग इन दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। एस्टर लेंगे इससे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स नहीं, यानी एमाइड से इनको हम प्रिपेयर नहीं करते। चलिए, तो ये हमारी कुछ रिएक्शंस थी। इसके बाद कम टू थर्ड रिएक्शन, preparation of acid and its derivatives। एसिड को भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग इससे और उनके डेरिवेटिव्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं सबको लेता हूं यहाँ पर। पहले मैं एसिड बना के दिखाता हूँ। हम लोगों ने एसिड के प्रिपरेशन में ऑलरेडी ये रिएक्शन कर रखी है। जब हमने एसिड का प्रिपरेशन किया था वहां पर हमने ये रिएक्शन किया हुआ है। आपने एसिड का क्लोराइड लिया और इसका आप हाइड्रोलिसिस करते थे, याद आया? इसका आप क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या देता है? RCOH प्लस HCl। तो देखिए हमने एसिड बना दिया एसिड क्लोराइड से। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर एस्टर बना दें तो आप बस क्या करिए, इस एसिड क्लोराइड को अल्कोहल से रिएक्ट करा दीजिए और कैटलिस्ट क्या लेंगे? पिरिडीन बेस। तो पिरिडीन बेस के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये आपको यहाँ से Cl और इसका HCl बनाएगा और रिमेनिंग इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, एस्टर बन जाएगा आपको। ठीक है। आप एनहाइड्राइड अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसको सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एसिड का एनहाइड्राइड बनाना है तो इसको सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराइए। तो ये क्या करता है, यहाँ से RCO, इसका Cl और ये NaCl बन जाएगा और ये बाकी का जो ग्रुप है वो एज इट इज जाकर ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप एनहाइड्राइड बना सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर एसिड का एमाइड बनाना चाहते हैं तो एमाइड बनाने के लिए आपको कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं करना है, सिंपली इसको अमोनिया के साथ हीट कर दीजिए। अमोनिया लीजिए और यहाँ पर उसको स्ट्रांगली हीट कर दीजिए। तो ये आपको एसिड का एमाइड प्रोडक्ट बनाकर देगा। इस तरह से आप एसिड क्लोराइड से एसिड और उसके रिमेनिंग डेरिवेटिव्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। किसी के पास कुछ डाउट, कोई कुछ डिस्कस करना चाहता हो? नो सर, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में कैसे रिएक्शन लिखेंगे इनकी? आपको एसिड का क्लोराइड लेना है और सामने कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव ले लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया NH2 हाइड्राजीन।
तो देखो ये क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन और ये Cl HCl बन जाएगा, और बाकी का सिंपल यहाँ पे कपलिंग हो जाएगी, NH NH2। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनेगा। ये Cl और इसका H यहाँ से निकलेगा। आप कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव लीजिए, लेटेस्ट सपोज मैंने हाइड्रोक्सिल अमीन लिया NH2OH, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, RCO, उसका Cl और इसका ये H निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, NHOH। ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद डायएजोमीथेन। इसको हमने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाया था, वोल्फ रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको, वोल्फ रीअरेंजमेंट। तो वोल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन कैसे होती है, आप यहाँ पर एसिड का क्लोराइड लेते हैं। अब मैं इसका मैकेनिज्म पीछे सब बता चुका हूं, तो अब बस मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने वाला हूं। तो यहाँ पर पहले इंटरमीडिएट बनता है आपका कीटीन, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटीन बनता था। फिर कीटीन को जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते थे, तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये हमें क्या देता है, RCH2COOH। इस रिएक्शन से हम लोग कोई भी एसिड का दूसरा डेरिवेटिव भी बना सकते थे। कीटीन बस आपको बनाना है, कीटीन के आगे आपको जो रिएजेंट लोगे अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम लोगों ने किया हुआ था, तो इसका मैकेनिज्म भी किया था, आप वहां से एक बार रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ईथर। ये रिएक्शन बहुत लेसर अमाउंट में होती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट भी रिएक्शन भी नहीं है, और इतना ज्यादा इसका प्रोडक्टिविटी भी नहीं होता है, मतलब बहुत लेसर रिएक्शन होती है ये। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसिड का क्लोराइड लेंगे और उसको हमने किसी भी दूसरे ईथर R1O R2 ऐसे रिएक्ट कराया, तो देखो ये क्या करेगा, यहाँ से एक Cl और इधर से ये एक कोई एक ग्रुप चाहे R1 या R2 यहाँ से लीव करेगा, और ये क्या बनाएगा, R1Cl, और बाकी का जो बचा हुआ ग्रुप है वो जाके Cl की जगह पे जुड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, एस्टर बन जाता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब कौन सा लेंगे, R1 लेंगे कि R2। तो आपको मैंने ईथर में बताया था, क्या बताया था मैंने ईथर में आपको, हम बॉन्ड कहाँ से तोड़ते हैं, जहाँ पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगर समझो कि यहाँ पर ऐसा होता CH3OC2H5, मुझे बताओ कि हम कहाँ से बॉन्ड को तोड़ेंगे, बताइए भाई, कहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे। बोलिए। C2H5। C2H5 के साइड से, क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा विच इज मोर स्टेबल देन CH3 कार्बोकेटायन। तो जो आपका कार्बोकेटायन बनेगा वो पार्ट वहां से अलग होकर C2H5Cl बनाएगा, और रिमेनिंग जो है वो OCH3 वो जाके Cl की जगह पर जुड़ जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सारी रिएक्शंस जो हमने देखी हैं ये सब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन है। मैक्सिमम रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड भी शो करेगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पर सिमिलर फैशन में रिएक्शंस होंगी। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, RCO होल ट्वाइस O। तो इसमें सबसे पहले हमारी रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन,
वही बिल्कुल जो एसिड क्लोराइड की जगह पे बस यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, एसिड का एनहाइड्राइड ले लीजिए, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही होगा। बस आप यहाँ पर क्या करेंगे, एसिड क्लोराइड की जगह पर एसिड का एनहाइड्राइड ले लीजिए। तो अगर आपने यहाँ पर कोई भी एनहाइड्राइड, मैं जनरल ले ले रहा हूँ, RCOOCOR, और यहाँ पर आप लुईस एसिड वही लेंगे, तो ये क्या करता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो एसाइल ग्रुप है इसका यानी COR, इसका सब्स्टिट्यूशन कर देता है। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, ये भी रिएक्शन आपने पहले देखी हुई है, एस्टरिफिकेशन। बस एसिड क्लोराइड की जगह पे आपको क्या लिखना है यहाँ पर, एसिड का एनहाइड्राइड, और उसको आप किससे ट्रीट कराएंगे, किसी भी अल्कोहल के साथ। कैटलिस्ट ध्यान रखिएगा पेरिडीन बेस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बनेगा RCOOR1, एस्टर प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग एसिड और उसके डेरिवेटिव्स बना सकते हैं, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। जैसे अगर आपने एसिड बनाना है तो आप क्या करोगे, इस एनहाइड्राइड को हाइड्रोलाइज कर दीजिए, तो आपको ये क्या दे देगा, 2 मोल्स ऑफ RCOH। ठीक है, अगर आप एस्टर बनाना चाहते हैं तो अभी मैंने ऊपर बना के दिखाया है आपको, ये अल्कोहल, ये बना देगा RCOOR1। अगर आप एमाइड बनाना चाहते हैं तो यहाँ अमोनिया लीजिए, हीट कर दीजिए, आपको बन जाएगा RCONH2। ठीक है, लेकिन इस मेथड से हम डायरेक्टली कभी भी, इस मेथड से डायरेक्टली हम लोग कभी भी एसिड क्लोराइड नहीं बनाते, इनडायरेक्टली बना सकते हैं। लाइक इनडायरेक्टली कैसे, एसिड बनाया, अब इसको HCl से रिएक्ट करा दो, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अच्छा Yes. इसके अलावा एक बहुत यूनिक टाइप का स्टेप होता है इसमें, इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी बोल सकते थे, इसी में एसिड डेरिवेटिव में, ट्रांस एसिडिफिकेशन। ट्रांस एसिडिफिकेशन, ट्रांस एसिडिफिकेशन मतलब देखो, सब पहले रिएक्शन देखो उसके बाद आप समझोगे। RCO2O, एक एसिड का एनहाइड्राइड है, और इसको हम लोग किसी दूसरे एसिड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो इसका जो एल्काइल ग्रुप है ना, ये बस खाली एक्सचेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांस एसिडिफिकेशन। R1CO2O प्लस RCOH। तो देखो ये है क्या, आपने एनहाइड्राइड सब कुछ वही है, बस खाली आपने अल्काइल ग्रुप एक्सचेंज करा दिया, इसको बोलते हैं ट्रांस एसिडिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारी किसकी रिएक्शंस हो गई, एसिड के एनहाइड्राइड्स की। इसके बाद आता है एस्टर। इसमें एक रिएक्शन मैं आपको बिल्कुल फ्रेश पढ़ाऊंगा, वो एक नेम रिएक्शन है, वही आपके लिए बिल्कुल नया है, बाकी सब आप पहले से ही जानते हैं। जैसा कि जो आप पहले से जानते हो पहले उसकी बात कर लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये तो आप जानते ही हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अगर आप एस्टर को हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा, एसिड और अल्कोहल में ब्रेक हो जाता है। लाइक अगर आपने ये एस्टर लिया है और इसको अगर आप हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इट विल ब्रेक इनटू एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको बेस की प्रेजेंस में कराया, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोलिसिस दो तरीके से होती है,
तो बस दोनों के प्रोडक्ट बनने में कोई खास अंतर नहीं आता है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज का आता है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी का। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है और ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है और इसका मॉलिक्यूलरिटी 3 होता है। ये सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी और ये सूडो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पे बेस लिया है तो यहाँ पर आपको सॉरी, ये यहाँ पर आपको इस तरीके से सॉल्ट बनेगा, इसका सॉल्ट बनेगा एसिड का। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें ट्रांस एस्टरिफिकेशन। जैसे हमने पीछे ट्रांस एसिडिफिकेशन किया था, वैसे ही होता है ट्रांस एस्टरिफिकेशन। तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन में क्या होता है कि हम जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसको किसी दूसरे अल्कोहलिक ग्रुप से रिप्लेस करा लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा R1COOR2, ठीक है। अगर इसको हम किसी दूसरे अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं, कैटलिस्ट ध्यान दीजिएगा, जो भी अल्कोहल लिया है उसी का सॉल्ट लेना है आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करता है, ये R2 को R3 से रिप्लेस कर देगा, यानी जो अल्कोहलिक पार्ट है इसका कौन सा है, R2 है। उसी R2 की जगह पर वहां पर क्या आ जाएगा, R3, और ये R2 बाहर अल्कोहल के फॉर्म में आपको मिलेगा, लाइक दिस। बोलिए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में हम लोग अल्कोहलिक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कराते हैं, और ट्रांस एसिडिफिकेशन में हम लोग एसिडिक ग्रुप को एक्सचेंज क्या चेंज करते हैं, एक्चुअली उनका एल्काइल ग्रुप चेंज कर देते हैं खाली। तो ये रिएक्शंस आपको मेंस में कभी नहीं मिलेगी, ये सब एडवांस में ही यूजफुल रिएक्शंस है, ठीक है। मैंने बोला था आपको अभी मैं एक रिएक्शन बताऊंगा जो बिल्कुल फ्रेश है, ब्रांड न्यू है, और वो आपके बोर्ड के सिलेबस में भी है, जेई के सिलेबस में भी है, और उसका सब कुछ आपके काम का है। तो जितनी कंडीशंस में मैं बताऊंगा वो सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो द राइट डाउन द नेम ऑफ रिएक्शन इज क्लेजन कंडेंसेशन। चलिए, व्हाट इज क्लेजन कंडेंसेशन, व्हाट इज क्लेजन कंडेंसेशन। तो it is union of 2 mole of same or different ester in presence of a base to produce beta keto ester. It is union of 2 mole of same or different ester. तो आप यहां पर लिख सकते हैं Claisen condensation is union of 2 mole of same or different ester in presence of base like स्ट्रॉन्ग बेस लेना है आपको, लाइक C2H5O Na ले लिया आपने, NaNH2 ले लिया, NaOH भी ले सकते थे, टू प्रोड्यूस बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। तो ये भी आपका 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, सेल्फ, क्रॉस एंड इंट्रा। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन। सेल्फ, तो सेल्फ में क्या होगा कि हमें एक ऐसा एस्टर लेना है। पहले देखो मैं एस्टर ग्रुप आपके सामने बना दूं, सारे एस्टर नहीं, हमें एक ऐसा एस्टर चाहिए जिसके पास मिनिमम क्या प्रेजेंट है, जिसके पास मिनिमम यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। एक ऐसा एस्टर चाहिए जिसके पास मिनिमम क्या प्रेजेंट है,
1 अल्फा हाइड्रोजन, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर तो अच्छा रहेगा। प्रेजेंस ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोजन इन एस्टर, ये होना कंपलसरी है। तो देखो ये मैंने एक एस्टर लिया और इसके रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पर एक अल्फा कार्बन ले रहा हूं, और ऐसा अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास मिनिमम 1 हाइड्रोजन है। तो ये मैंने जनरल एस्टर लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। सेल्फ में क्या करते हैं हम लोग, इसके 2 मोल लेते हैं। तो 2 मोल कैसे यूज करेंगे, CH ऐसा। तो देखिए इसके 2 मोल में ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का जो अल्कोहलिक पार्ट है यानी ये OET, ये दोनों आपस में इस तरह से कंबाइन हो जाते हैं और क्या बना लेंगे, अल्कोहल बना लेंगे। ठीक है, और मोस्टली आपका जो अल्कोहलिक पार्ट यहाँ पर जो अल्कोहल बनने वाला है ना, यानी एस्टर में जो भी अल्कोहल है, जिस भी अल्कोहल से वो एस्टर को बनाया गया है, सेम उसी अल्कोहल का आपको यहाँ पर सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट एज अ कैटलिस्ट लेना है। उसी अल्कोहल का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट एज अ कैटलिस्ट, और फिर इसको आपको हीट कर देना है। तो आप देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, द प्रोडक्ट विल बी RCH2CO। फिर यहां से बॉन्ड टूटा है और यहां से बॉन्ड टूटा है, इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, CHRCOOET। ये इसमें किसी का कोई डाउट है, कोई कुछ कंफ्यूजन किसी के पास? बोलिए। नहीं सर, क्लियर है। तो मुझे इसका प्रोडक्ट बना के दिखाइए आप लोग। आपको इसका प्रोडक्ट बनाकर दिखाना है, बनाइए। पेज को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। मोबाइल रख के देख। ये कॉपी कर लो और नीचे वाली रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाइए। ये रिएक्शन बिल्कुल फ्रेश है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, और इट इज जस्ट लाइक एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये भी आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा एलिजिबल होती है और मेंस के पेपर में भी पूछी जाती है, ये बोर्ड्स में भी आती है। तनय तुम्हारा भी करेक्ट है, बाकी लोगों का क्या है? प्रथमेश तुमने देखो गलत कर दिया, तुम्हें डबल बॉन्ड कैसे आ गया वहां पर? तुमने तो सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ा है ना, हाँ सर। तो डबल बॉन्ड कैसे आ गया वहां पर? जितने बॉन्ड टूटते हैं ना उतने ही नए बॉन्ड बनते हैं। हाँ सर, हाँ सर, समझ। बाकी लोग भी सेंड करिए तो भी तो पता चलेगा कि आप समझे या नहीं समझे। सर सेंड किया था सर, नेटवर्क इश्यूज की वजह से लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक। रुचित, माइका, तुम लोग भी सेंड करो। चलिए, काफी लोगों ने सही आंसर भेज दिया है तो मैं मान रहा हूं कि आया होगा आपको। इसके बाद देखिए क्रॉस में क्या होगा। क्रॉस में हमारे पास कंडीशन है कि हमें एक एटलीस्ट 1-2 मॉलिक्यूल्स हम लोग लेने वाले हैं। एक मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और सेकेंड मॉलिक्यूल के पास हमें उसका एस्टर ग्रुप यूज करना है। ठीक है, तो जिसका एस्टर ग्रुप यूज करना है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो, दोनों ही केस में वो रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं उसको अलग अलग एग्जाम्पल से आपको लिख के दिखाता हूँ। लाइक मैंने आपको दिया है CH3 C
डबल ओ ई टी, और इसको आपको रिएक्ट कराना है बनाने की कोशिश करिए इनका प्रोडक्ट। आपको डिसाइड करना है कहाँ से अल्फा लेना है और कहाँ से अल्फा नहीं लेना है। देखिए, जब भी आप क्रॉस एल्डोल करा रहे होते, सॉरी क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन कराते हैं ना, तो वहां पर अल्फा हाइड्रोजन का सोर्स जरूरी नहीं कि वो एक एस्टर ही हो। इट कैन बी एल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन ऑल्सो। इसी चीज पर मैंने भी एक एग्जांपल भी वहां पर आपको दिया हुआ है। आप में से कोई ऐसा है जिसको ये प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत हो रही है, तो मैं एक्सप्लेन करूं उसको? सर मुझे थोड़ा सा हो रहा है। देखो, आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर जो आपने किया था बस वही करना है। अल्फा, एक एक कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे का एस्टर ग्रुप, यानी अल्कोहलिक पार्ट। तो जिसका अल्कोहलिक पार्ट लीजिए तो दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन, और रिमेनिंग को ज्वाइन कर दीजिए। तो अब बस यहाँ पर वही चीज देखो, पहले ये डिसाइड करो कि अल्फा हाइड्रोजन किसका लेंगे। देखो, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो ये तो अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं। तो सिर्फ अल्फा कार्बन कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब इसका अल्फा हाइड्रोजन लेना है, इसका अल्फा हाइड्रोजन और उसका एस्टर ग्रुप। तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर, एच सी ओ। ये ओ ई टी तो निकल जाएगा, और ये ओ ई टी के साथ क्या निकलेगा, यहाँ से एच, तो बचेगा क्या यहाँ पर, सी एच टू। और बाकी का सी डबल ओ ई टी एज इट इज है। समझा कैसे मैंने किया? हाँ सर। सेम यहाँ पर भी वही सेम लॉजिक। ये देखो, इसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पर इसका अल्फा कार्बन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, इसका एस्टर पार्ट लगेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पी एच सी ओ, और इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा, सी एच टू सी डबल ओ ई टी। ऐसे ही ये वाले में, अब देखो ये कीटोन है और ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हम लोग यहाँ से अल्फा कार्बन पिक कर सकते हैं। तो जहां से अल्फा पिक कर लोगे, बस उसी को आपको इस अल्कोहलिक पार्ट की जगह लगा देना है, सी एच टू सी ओ सी एच थ्री। ये आपके तीनों प्रोडक्ट बन जाएंगे इसके। तो ये मैंने क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन बताया। ठीक है, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन के बाद आता है आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर, यानी विद इन मॉलिक्यूलर आपको रिएक्शन करानी है, विद इन मॉलिक्यूल, इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन कैसे कराएंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन लिया है।
CH2 CH2 COOET CH2 CHH COOET। अब देखो एक ही कंपाउंड में दो एस्टर ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे का अल्कोहलिक पार्ट, ये आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। और कैटलिस्ट वही है जो हम लोग हमेशा यूज कर रहे हैं, तो इनको आपस में कनेक्ट कर दो। तो किसको किसको कनेक्ट करना है आपको, इस अल्फा कार्बन और इस CO को। तो जरा काउंट करो कितने कार्बन की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग। आपको एक 5 मेंबर की रिंग बनानी है। उस 5 मेंबर की रिंग में एक मेंबर के ऊपर C डबल बॉन्ड O है और उसके बगल वाले कार्बन पर COOET लगा हुआ है। ये आपका साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा, देख लीजिए। अच्छा, पीछे वाले में एक केस अगर हम लोग ऐसा करते कि लेट अस सपोज आपको एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर ले लेता मैं। लेट अस सपोज मैं आपको ऐसा देता कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर है, और इसको किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट कराते जिसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब दो अल्फा कार्बन वाले केसेस हैं। यानी एसीटोन के साथ लेट अस सपोज मैंने इसको रिएक्ट कराया, इसको मैंने एसीटोन के साथ रिएक्ट कराया हुआ है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। देखो जब यहाँ पर अभी हम क्लेजन कंडेंसेशन करेंगे क्रॉस वाला, तो ये इस तरीके से एक यहाँ से भी एलिमिनेशन करेगा प्लस यहाँ से भी एलिमिनेशन करेगा। तो इस केस में आपको साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। इस केस में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर साइक्लिक प्रोडक्ट। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O। इस तरीके से आपको ये साइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये भी नोट कर लो। तो हमारा यहाँ पर एस्टर कंप्लीट हो गया। ये जो हमने सीखा है क्लेजन कंडेंसेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एस्टर हियर, जो आपके लिए बिल्कुल फ्रेश है। ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसके हमने ऑल पॉसिबल केसेस कर लिए, सेल्फ, क्रॉस, इंट्रामोलिकुलर। चलिए अब लाते हैं लास्ट एसिड का डेरिवेटिव, एसिड एमाइड। एसिड एमाइड R CONH2। इसकी कुछ रिएक्शंस आपको डायरेक्टली काफी बार एग्जाम में आई हुई है, तो मैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहला इसका हाइड्रोलिसिस, अगर आप इसको एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। ठीक है, ये रिएक्शन एक आपकी है। अब जो बता रहा हूं वो बहुत काम का है, रिडक्शन। अगर आप एसिड के एमाइड का रिडक्शन करते हैं, अब ये चीज आपको रिडक्शन जब पढ़ाया गया तब बताया जरूर गया होगा, बट फिर भी एक बार मैं दोबारा से याद दिला देता हूं कि जब आप एसिड के एमाइड का रिडक्शन करते हैं तो ये कौन सा बॉन्ड रिड्यूस करता है, कार्बन नाइट्रोजन रिड्यूस नहीं होता, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है। तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जब कंप्लीटली रिड्यूस होगा, दो हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, दो यहाँ, और आपको प्रोडक्ट बनेगा RCH2NH2। तो पॉसिबल रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकता है, पॉसिबल रिड्यूसिंग एजेंट, जितने नाम आपको आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के, सिर्फ रेड फॉस्फोरस HI को छोड़ दीजिए, बाकी सबको लीजिए। तो LiAlH4,
मेटल प्लस एसिड, निकेल हाइड्रोजन, सोडियम अल्कोहल, ये सारे क्या हैं? सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इनमें से कोई भी लेंगे ये हमेशा यही सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेगा एसिड एमाइड में। तो ये रिएक्शन काफी बार आपके सामने आएगी, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है इसका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब आपको इसका भी एलिमिनेशन करना है। तो एसिड के एमाइड को डिहाइड्रेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, और हीट करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये वाटर बन के निकल जाता है और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है साइनाइड। ये रिएक्शन भी काफी यूजफुल रिएक्शन है, कई बार आपके सामने आएगी ये रिएक्शन। जब भी आपको एमाइड से साइनाइड जाना है तो आपके दिमाग में यही रिएक्शन आनी चाहिए और कोई रिएक्शन नहीं। इसके अलावा एक नेम रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म मैं आपको एमीन में बताऊंगा, एमीन चैप्टर में। मैकेनिज्म अभी यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा, इसको एमीन में डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन लिखेंगे। द नेम ऑफ रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है कि आप एक एसिड का एमाइड लेते हैं, कोई भी एमाइड हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, और उसको आप देखिए रिएजेंट बिल्कुल फिक्स है, ब्रोमीन, और साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या फिर KOH के साथ इसको हीट किया जाता है। तो जब यहाँ पर आप Br2 प्लस KOH लिखा हो या फिर आपको ऐसा लिखा हो KOBr, दोनों सेम ही चीज है। Br2 और KOH रिएक्ट करते हैं तो KOBr बनता है। तो ये आपको यहाँ से CO एलिमिनेट हो जाता है और आपके पास क्या बचता है? सिर्फ RNH2। तो ये एमीन के प्रिपरेशन में ये रिएक्शन आपको पढ़नी है, RNH2 प्लस CO2। हो गया? हाँ सर। चलिए अब ये देखिए हमारे एसिड डेरिवेटिव्स की सारी रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग मिसलेनियस रिएक्शंस की तरफ जाएंगे। कुछ ऐसी रिएक्शन है जो एक्चुअली किसी जगह पे लिखी नहीं होती लेकिन उनका यूज सब जगह आता है। स्पेशली आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस जब आप करोगे बुकलेट में से तो आपको इनके यूजेस देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से एक रिएक्शन है आपका हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है? तो अलग अलग हीटिंग इफेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला हीटिंग इफेक्ट जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले मैं आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला बताता हूँ। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है CH2 होल N, और इसके एक टर्मिनल पर COH इधर होता है और दूसरे टर्मिनल पर COH इस तरह से है, ठीक है? तो ये आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसी N की वैल्यू के बेसिस पे आपको यहाँ पे अलग अलग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने हैं। तो पहले मैं आपको वो सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड उनकी नेमिंग वगैरह बताता हूँ, फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर N इज इक्वल टू 0, फिर हमने लिया है N इज इक्वल टू 1, फिर हमने लिया N इज इक्वल टू 2, फिर हमने लिया है N इज इक्वल टू 3, फिर N इज इक्वल टू 4, और फिर आता है N इक्वल्स टू 5। ये आपके डिफरेंट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे। तो जरा आप N की जगह पर एक बार 0 रखिए। जब आप N की जगह पे 0 रखोगे तो ये गायब हो जाएगा।
सिर्फ COH और COH एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया ये चीज कैसे लिखा मैंने ये? हाँ एन सर। की जगह 0 मतलब एक भी कार्बन नहीं है, तो ये COH डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। फिर एन की जगह हमने 1 रखा, तो एन की जगह 1 रखेंगे तो CH2 COOH और इधर एक COOH आएगा। ठीक है, फिर हमने एन की जगह पर 2 रखा, तो इसका बनेगा CH2 COH और एक COH इस टर्मिनल पर। फिर एन की जगह हमने 3 रखा, तो यहाँ पर कितने CH2 आएंगे? 3 टाइम्स CH2 आएगा। फिर एन की जगह हमने 4 रखा है, CH2 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 COH। फिर एन की जगह हमने देखो 5 रखा हुआ है, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ CH2 होल 5 COH और एक टर्मिनल पर इधर COH। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये डिफरेंट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। अब इनके नेम, इन सब के आपको क्या लिखने हैं? नेम, और वो नेम रहेंगे आपको याद रखने। सबसे पहला है आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑक्जेलिक एसिड। जब N इज इक्वल टू 0 था तो नेम ऑफ कंपाउंड वाज ऑक्जेलिक एसिड। दूसरा, जब N इज इक्वल टू 1 है तो नेम ऑफ कंपाउंड इज मैलोनिक एसिड। द नेम ऑफ कंपाउंड इज मैलोनिक एसिड। फिर जब N इज इक्वल टू 2 है तो उसका नेम है सक्सीनिक एसिड। फिर जब हमने N इज इक्वल टू 3 रखा है तो इसका नेम आता है ग्लूटारिक एसिड। आपको ये सब नेम याद रखने हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको बाय नेम आएगा, कभी कभी क्वेश्चन बाय स्ट्रक्चर आएगा, तो आपको अच्छा रहेगा कि आप ये याद रखिए। नेक्स्ट है N इज इक्वल टू 4 है तो वी कॉल इट एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड पे कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद N इज इक्वल टू 5 होता है तो इसको बोलते हैं पाइमेलिक एसिड। आपने देखा यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेटर को हाईलाइट किया है, उसका पर्पज है आपको ये एक्चुअली आपको मुझे ये शॉर्टकट देना है। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है ये, इसको मैं ऐसे बोलूंगा, ओम्स गैप। तो कौन कौन से डाई कार्बोक्सिलिक आपको याद रखने? ओम्स गैप। O फॉर ऑक्जेलिक, M फॉर मेलोनिक, S फॉर सक्सिनिक, G फॉर ग्लूटारिक, एडिपिक, पिमेलिक। और यहाँ पर O की वैल्यू क्या आती है? O कब आएगा? जब N इज इक्वल टू 0 है, फिर 1 2 3 4 5 इसी तरह से N की वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी। तो ये सारे आप नोट कर लीजिए, फिर हम इनके 1 बाय 1 हीटिंग इफेक्ट आपको बताते हैं। इनके एक एक करके हीटिंग इफेक्ट, पहले आप ये लिख लो, ओम्स गैप बना लीजिए। डन। हाँ सर। चलिए अब इनके एक एक करके हम लोग हीटिंग इफेक्ट देखते हैं। इफ
इफ n इक्वल्स टू 1 है, तो अगर n इज इक्वल्स टू 1 होता है तो हीटिंग करने पर ये क्या करता है, CO2 एलिमिनेट करेगा, CO2 विल एलिमिनेट, CO2 will eliminate and acid will form, acid will form. For example, जैसे n is equals to 1 वाला कंपाउंड मैंने लिया CH2COH, तो इसमें आप क्या करेंगे, CO2 एलिमिनेट करेंगे, किसी भी एक COH ग्रुप से आप CO2 को एलिमिनेट कर दीजिए। तो आपने जैसे ही इसको हीट किया, ये CO2 निकलने के बाद ये वाला H जाके इससे जुड़ जाएगा और ये क्या बनाएगा, CH3COH। समझा? फिर इसके बाद है इफ n इज इक्वल्स टू 2 and 3, अगर 2 और 3 होगा तो क्या होगा यहाँ पर, तो उस केस में वाटर विल एलिमिनेट, एंड एनहाइड्राइड विल फॉर्म। कैसे, देखिए पहले मैं n इज इक्वल्स टू 2 वाला बनाता हूँ, 3 वाला आपको दूंगा बनाने के लिए, क्या आप लोग बनाओ। तो n इज इक्वल्स टू 2 है अगर, तो यहाँ पर CH2 इधर आएगा, COOH, इधर से भी COOH। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वाटर एलिमिनेट करना है। और वाटर कैसे एलिमिनेट होगा, एक से H और दूसरे से OH, लाइक दिस। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये कार्बन जुड़ जाएंगे और आपको ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, CH2CO, CH2CO और ऑक्सीजन से जुड़ गया, ये देखिए आपको एनहाइड्राइड बन गया, साइक्लिक एनहाइड्राइड बना ना। तो n इज इक्वल टू 3 वाला आप लोग बनाओ, n इज इक्वल टू 3 आप लोग बनाइए। कोई ऐसा हो जिससे नहीं बन रहा हो तो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं हेल्प करूंगा, लेकिन पहले आप बनाओ n इज इक्वल टू 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट है, इफ n इज इक्वल टू 4 and 5, तो एक मैं करके दिखाऊंगा, दूसरा आपको करना है। तो जब 4 और 5 होता है तो इसमें देखिए दोनों ग्रुप एलिमिनेट होंगे, कौन से दोनों, CO2 and water will eliminate, CO2 and water will eliminate, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लिक कीटोन बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लिक कीटोन। तो एक मैं बना के दिखाता हूं, बाकी आप बनाइएगा। तो n इज इक्वल टू 4 मैं बना रहा हूं, CH2CH2 और सामने COOH, ठीक है। आप इसको हीट करेंगे, आपको मैंने क्या बोला, CO2 और वाटर, किसी एक ग्रुप से आप क्या निकाल दीजिए, CO2 निकाल दीजिए। देखिए मैंने यहां से CO2 निकाल दिया, और दूसरे किसी पोजीशन से वाटर निकाल दीजिए, जैसे ये H जो है और ये OH, ये यहां से निकाल दीजिए। तो क्या बचा, देखो ये निकल गया, ये निकल गया, सिर्फ ये कार्बन और ये कार्बन जाके जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, और जिसमें यहाँ पर एक कीटोन बनेगा। तो n इज इक्वल टू 5 वाला आप लोग बना के दिखाओ मुझे, किसी को भी कहीं पर भी दिक्कत आए तो बताइए,
अदरवाइज नहीं तो ये इधर से 3 और इधर से 5 वाला आप लोग बना के मुझे सेंड करो जरा। अच्छा यहाँ पर देखिए एक चीज मैंने नहीं लिखा था, उसको मैं वहीं पे बना देता हूँ, वहीं पे कहीं जगह बना के कर देता हूँ। इफ n इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? तो अगर n इज इक्वल टू 0 है ना, तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी। n इज इक्वल टू 0 का मतलब ऑक्जेलिक एसिड है। अगर आप ऑक्जेलिक एसिड को हीट करते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा ये इस तरह से टूटता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूट जाता है ये। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में ब्रेक कर जाएगा। अर्णव तूने मुझे ये क्या भेजा है? 3 COH ग्रुप कैसे लग गए इसमें? अर्णव माइक ऑन करो। अर्णव अर्णव माइक ऑन करो। तुम क्लास में हो या नहीं? ये तुमने क्या भेज दिया है मुझे? इसमें 3 COH ग्रुप कैसे लग गए? मैंने ये हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट पड़ रहा है और तुमने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भेज दिया है मुझे। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में तुमने हीट जो प्रोडक्ट बनाया वो भी कुछ भी नहीं बना, ऐसे ही फर्जी बना हुआ है। माइका, 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 माइका आप दोनों क्लास में हो? ऑन करो माइक अपना माइका। उसकी कॉपी में देखो जाके माइका वो क्या लिख रहा है कॉपी में। मैंने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया और उसने मुझे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करके भेज दिया है। उसकी कॉपी में देखो उसने क्या लिखा है। गलत कॉपी किया था उसको समझा। अरे रे 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 रे, मैं क्लास के बाद ये नोट्स ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। नोट्स बिल्कुल सही से बनाइए। कॉपी में गलत लिख दोगे तो गलत याद करोगे, गलत पढ़ोगे और गलत ही एग्जाम में करके भी आओगे। चलिए तो हमारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के हीटिंग इफेक्ट हो गए। इसके बाद है सेकंड है हमारा बीटा कीटो एस्टर का हीटिंग इफेक्ट। बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर कहाँ बनता है? बीटा कीटो एस्टर आपको मिलता है जब आप क्लेजन कंडेंसेशन करते हैं। तो कोई भी बीटा कीटो एस्टर ले लीजिए, जैसे कि मैंने एक रैंडम लिया है RCO CH2 CO O, सॉरी ये बीटा कीटो एस्टर लिखा मैंने, बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड को अगर आप हीट करेंगे तो ये क्या करता है, इसमें से CO2 एलिमिनेट करता है। इट विल एलिमिनेट CO2। कहां से CO2 एलिमिनेट होगा? फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर CO2 विल एलिमिनेट। और आप देख सकते हो क्या बचा यहाँ पर, ये CO एज इट इज रहेगा, ये C रहेगा और ये वाला हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा तो ये CH3 बन जाएगा। यानी प्रोडक्ट क्या बन गया है? कीटोन बन जाएगा प्रोडक्ट, अगर आपने बीटा कीटो एसिड लिया हुआ है। थर्ड है अल्फा कीटो एस्टर। अल्फा कीटो एस्टर अगर आपने लिया, अल्फा कीटो एस्टर कैसा दिखता है? पहले एक एस्टर ग्रुप बना दीजिए
और इसके अल्फा पोजीशन पर कीटो ग्रुप लगा दीजिए। दिस इज अल्फा कीटो, ठीक है। और इसको जब आप हीट करेंगे तो ये क्या रिलीज करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से रिलीज करता है ये आपको जानना है। ये यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करेगा फ्रॉम दिस पोजीशन। ये जो एस्टर वाला सीओ है ना, यहाँ से सीओ एलिमिनेट करता है। तो आपको प्रोडक्ट ये वाला सीओ एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये सीओ निकल जाएगा और ये ओ आर जो है यहाँ पर ऐसा जुड़ जाएगा और यहाँ पर सीओ एलिमिनेट हुआ। कौन सा सीओ एलिमिनेट हुआ यही आपको याद रखना है। कौन सा सीओ एलिमिनेट हुआ है यहाँ पर, एस्टर ग्रुप में जो सीओ प्रेजेंट था। कोई कंफ्यूजन किसी को, बोलिए कोई डाउट है इसमें कहीं पर भी। चलिए इसके बाद आता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का हीटिंग इफेक्ट। ये इस बार सितंबर में जेई के एग्जाम में ये गामा हाइड्रोक्सी आया था, नॉट अल्फा, गामा आया था एग्जाम में जेई वाले में। तो मैं आपको अभी अल्फा बता रहा हूँ, मैं सारे लूंगा, अल्फा बीटा गामा सारे। तो पहले तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होता है वो समझिए आप। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इसको बोलते हैं। ये जो एसिड ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और इसके ऊपर क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए। इसके ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए। समझा। और इसको जब आप हीट करेंगे तो ये आपको इस तरीके से एक प्रोडक्ट देता है। द प्रोडक्ट इज नेम एज लैक्टाइड, RCH। ये एक्चुअली 6 मेंबर की रिंग होती है, ये एक 6 मेंबर की रिंग है। लाइक दिस, द नेम ऑफ कंपाउंड इज लैक्टाइड। तो ये कैसे बना है उसको देखते हैं। देखिए ये जब इसको हीट किया जाता है ना तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं। एक तरफ इधर OH ग्रुप आता है और इधर से COOH ग्रुप आएगा और दूसरी तरफ से जिधर OH ग्रुप था उधर COH चला जाता है और इधर से OH आ जाता है। और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, एस्टर बनाना है। तो एसिड का OH और इसका H, यहाँ से एक ये निकलेगा, एसिड का OH और OH का H ये निकलेगा और आपको ये प्रोडक्ट देगा। समझा कैसे बनाया। चलिए इसके बाद लिखते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड काफी ऑब्वियस होता है तो उसमें आपको याद करने में इतना दिक्कत नहीं आती। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड आपने एल्डोल कंडेंसेशन में भी यूज किया है, बट वहां पे एसिड की जगह पे बस कोई एल्डिहाइड कीटोन था। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, तो इसमें देखो आपको एसिड ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, और ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, बीटा कार्बन पर OH होना चाहिए। ये अल्फा है और ये बीटा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसको जब आप हीट करते हैं तो ये अल्फा बीटा पोजीशन से H और OH एलिमिनेट करता है, ठीक है। और आपको प्रोडक्ट क्या बना के देता है, RCH डबल बॉन्ड CH COH, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड के बाद आता है गामा हाइड्रोक्सी एसिड। गामा एंड डेल्टा एक साथ आप ले सकते हैं, गामा एंड डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड। जो गामा में होगा वही डेल्टा में भी होता है। इसको आप क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स। चलिए तो गामा डेल्टा पहले बनाते हैं। देखिए इसको गामा डेल्टा इनको साइक्लिक फॉर्म में लिखना है। हमने पहले सबसे पहले एक COH लिया,
इसके अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, फिर गामा पोजीशन। ये है गामा। इसको हम लोग अलग अलग कलर से लिखते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक। और इस गामा पोजीशन पे हमने क्या लगाया हुआ है, गामा पोजीशन पे हमने OH लगा दिया। ठीक। अभी इसको हम हीट करेंगे। तो जब इसको आप हीट करते हैं तो ये जो एसिड का OH है और ये गामा पोजीशन का H है, ये OH का H और एसिड का OH ये कंबाइन होके वाटर बनाएगा और आपको ये इस तरह का साइक्लिक कंपाउंड देगा। यही आया था जेई के पेपर में। और इसको देखिए कितने मेंबर की रिंग बनेगी, तो आपको शेप अच्छा मिल जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बनानी है आपको। आपको यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग बनानी है। RCHO CO CH2 CH2, ऐसा आपको कंपाउंड देखने को ये मिलता है। इस कंपाउंड को हम लोग जनरल वे में बोलते हैं गामा लैक्टोन। ठीक है। बिल्कुल सिमिलर वे में आप डेल्टा से भी कंपाउंड बनाएंगे और उसको बोलेंगे डेल्टा लैक्टोन। उसमें भी ऐसे ही OH से H और एसिड से OH निकल के 6 मेंबर की रिंग बनाएगा और उससे मिलेगा जो आप उसको बोलेंगे डेल्टा लैक्टोन। तो डेल्टा वाला आप लोग अपने आप कंप्लीट करिए, मैंने गामा लिख के दिखाया आपको, डेल्टा आप अपने आप कंप्लीट करिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। तो बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड का मतलब है कि आपको COH के रिस्पेक्ट में अल्फा, ये बीटा है और ये गामा है, गामा और बीटा के बीच में अल्फा बीटा गामा, इनके बीच में आपका इस तरह से डबल बॉन्ड होता है। और जब आप इनको हीट करते हैं तो ये CO2 एलिमिनेट करता है। कहां से एलिमिनेट करेगा CO2? इस COH में से। तो आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ CO2 आपको यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिल जाता है? CO2 एलिमिनेट करने के बाद क्या बचा? यहां से देखो CO2 निकल गया तो सिर्फ 3 ही कार्बन ये वाले रह गए। ये क्या बन जाता है? CH3 बन जाता है, एल्कीन बन जाएगा। चलिए, तो ये आपके सारे हीटिंग इफेक्ट मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। सबसे इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट एक तो ये गामा डेल्टा वाला था, और दूसरा पीछे जो आपने देखा था वो ओम्स गैप्स, वो काफी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, हर जगह आता है, मेंस में, एडवांस में, हर जगह आपको उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। चलिए, तो हमारा ये चैप्टर में सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब बस हम लोग लास्ट में बोर्ड के लिए थोड़ी सी चीजें कर रहे हो, कभी कभी ये जेई में भी आ जाता है। टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि आपको डिस्टिंग्विश करने को आता है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को। टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें अलग अलग टेस्ट है। कुछ एक टेस्ट अलग अलग एसिड भी देते हैं, तो मैं उनको यहाँ पे अलग हेडिंग में लिख लेता हूँ। जैसे कि CH3COH और फॉर्मिक एसिड, मेनली यही दोनों आपको आइडेंटिफाई करने को आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला है बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट टेस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग Na2CO3 टेस्ट। ये टेस्ट तो दोनों ही देते हैं, ये टेस्ट दोनों देते हैं। क्या होता है इस टेस्ट में? ब्रिस्क एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और सेम यहां पर भी नो चेंज। इसके अलावा दूसरा हमारे पास है
न्यूट्रल FeCl3, न्यूट्रल FeCl3। तो न्यूट्रल FeCl3 जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये ब्लड रेड कलर देता है, ब्लड रेड कलर ऑफ फेरिक एसीटेट। फेरिक एसीटेट का ब्लड रेड कलर मिलता है, और फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता, फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता, ये टेस्ट नहीं देता। इसके बाद तीसरा हमारे पास है टॉलेंस टेस्ट। तो टॉलेंस टेस्ट कौन देगा? फॉर्मिक एसिड देता है टॉलेंस टेस्ट। क्या बनाता है? सिल्वर मिरर, लेकिन बाकी कोई एसिड नहीं देता। तो मैं यहां पर लिख देता हूं नेगेटिव, मतलब ये टेस्ट नहीं दे रहा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट है फैलिंग टेस्ट। बिल्कुल, फैलिंग टेस्ट। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास हीट। हीट का क्या इफेक्ट होता है, तो एक एक करके दोनों देखते हैं। फैलिंग टेस्ट के साथ में अगर देखेंगे तो ये एसिटिक एसिड ये टेस्ट नेगेटिव देता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, कौन? फॉर्मिक एसिड, ये हमें देता है रेड कलर प्रेसिपिटेट देता है, Cu2O का रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग का फॉर्मिक एसिड जो होता है, ये थोड़ा सा भी हीट करोगे तो इट विल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, इट विल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड। और फिर उससे कैसे टेस्ट हुआ? विच बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, विच बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये उसकी प्रॉपर्टी है कि ये जब इसको हीट करते हैं तो ये ब्लू फ्लेम की, हमें ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है। तो उससे हमें कंफर्म होता है कि यहाँ पर CO रिलीज हुआ है। ठीक है। हीटिंग का, नॉर्मल हीटिंग का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक। लेकिन अगर हमने एसिटिक एसिड को स्ट्रांगली हीट कर दिया, अगर हमने इसको स्ट्रांगली हीट किया, स्ट्रांगली हीट मतलब अराउंड 700 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट किया, तो ये क्या करता है, ये हमको देता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटीन प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे इस तरह से ये एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट देगा। चलिए, तो ये हमारे सारे टेस्ट हो गए। मेनली जो इसका इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो सबसे, जो ये जो टेस्ट लिखा है ना, ये कोई भी COH ग्रुप वाला होगा वो देगा। लेकिन जो ये सब टेस्ट लिखे हैं ये स्पेसिफिक टेस्ट है, सारे फंक्शनल, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ये टेस्ट नहीं देते। तो यहाँ पर कौन देगा कौन नहीं देगा आपको डिस्टिंग्विश करके बताया हुआ है।